नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आप सभी दर्शक एक बार गोदी मीडिया पर टेलीविजन या उनका पोर्टल कहीं भी जाएं, अखबार में कहीं जाएं, एक बार चेक करें मोदी जी के डंका के बारे में। आप मोदी डालें, इनाम डालें, सम्मान डालें, कुछ भी कीवर्ड डाल करके एक बार आप चेक करिए और आप पाएंगे नतीजे में क्या पाएंगे मैं बताता हूं, क्योंकि मैं उसको चेक करके ही तब पूरा कंटेंट तैयार किया और तब ला रहा हूं आपके सामने। चारों तरफ मोदी जी का डंका बजा रहे हैं। पहले यूएई में बजाए, फिर नीदरलैंड और स्वीडन होते हुए डेनमार्क तक पहुंच गए, नॉर्वे तक पहुंच गए। नॉर्वे में भी बजने लगा। स्वीडन में सर्वोच्च सम्मान मिला, स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को, खूब डंका बजा। नॉर्वे पहुंचे, नॉर्वे पहुंचते ही नॉर्वे में भी क्या डील हुई, क्या लेके आए। जाने के पहले था कि जाएंगे वहां से तेल बाल्टी में भर के लाएंगे, और गए तो खबर आई कि नॉर्वे में भी एक बहुत बड़ा सम्मान उनको मिल गया, बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है। लेकिन इन सम्मानों के बीच, स्वीडन और नॉर्वे के सम्मान के बीच, नीदरलैंड में आखिर मोदी जी के साथ क्या हुआ था? नीदरलैंड की चर्चा क्यों नहीं कर रहे सर? वो क्यों नहीं बता रहे कि वहां पर अपमान कैसे हुआ? ये क्यों नहीं बता रहे कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने मोदी को बेइज्जत किया, और क्यों किया इस पर क्यों नहीं चर्चा कर? जिस वजह से बेइज्जत किया उसमें एक वजह यहां की प्रेस है, यहां की मीडिया है, यहां की पत्रकारिता है। एक वजह जिसके वजह से भारत का प्रधानमंत्री नीदरलैंड में अपमानित हुआ, यहां की मीडिया एक वजह है। और जिस वजह से अपमानित हुए वही काम फिर कर रहे हैं मोदी। अरे बता तो दो देश को कि यूरोप में एक देश का प्रधानमंत्री, जहां हम अतिथि बन के गए थे, वो पूरे पत्रकारों को बुला करके कह रहा है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा खतरा है, भारत में अल्पसंख्यकों पर बहुत बड़ा खतरा है, उनके अधिकारों पर खतरा है, मुसलमानों के अधिकारों पर खतरा है, दबाव है। और कब ये बातें पत्रकारों को बोली जा रही हैं? जब मोदी को रात्रि भोज पर, डिनर पर बुलाया, डिनर पर बुलाया, उससे पहले ही बैंड बजा दिया। ये खबर नहीं बताएंगे, ये नहीं। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। बेइज्जत हो तो कालो झाड़ करके चल दो, आगे बढ़ो। और कहीं भी, और ये मेडल और सम्मान, मेडल और सम्मान में शुरुआत में कह रहा हूं, मैं कार्यक्रम में आगे जब चर्चा बढ़ेगी भाव के साथ तो आप और चीजें क्लियर करूंगी। ये मेडल और सम्मान किन देशों से मिल रहे हैं, किन देशों से? जरा उनके व्यापार पर नजर डालिएगा। जो देश भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश भारत से एक तरफा कमाई कर रहे हैं, 99% वही देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मेडल, ताम्रपत्र, स्वर्ण पत्र ये पकड़ा रहे हैं। भैया देश बेच दो, लो जाओ ही ना, सब बांटने के लिए पड़े हैं, चौराहे चौराहे पे नाम मिलेगा, देश बेच दो। हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिन्होंने दुश्मनों से समझौता कर लिया और राजपाट मिला, जागीरें मिली उनको, तो इनाम तो बहुत सारा मिलेगा। अब स्वीडन में मिला, स्वीडन भारत से 1 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में है। नॉर्वे में मिला, नॉर्वे में, मैं पिछला जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भारत नॉर्वे को 400 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, 400-425 मिलियन के आसपास। और नॉर्वे से जो भारत में इंपोर्ट है वो 950 मिलियन के करीब है, मतलब 1 बिलियन के आसपास। यानी भारत नॉर्वे को जितना भेजता है, माल निर्यात करता है, उससे 2 गुना से ज्यादा आयात करता है। और फिर अभी गए हैं मोदी जी, तो यहाँ की मीडिया बता ही रही है अब तेल मिलेगा, गैस मिलेगी। अब तेल गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्वे कुछ ना कुछ तो ले ही लेगा।
तो लो अगर एक सम्मान, देश कौन सा, एक सम्मान के बदले अगर उसकी आर्थिक तरक्की हो रही है, उसको किसी देश का मार्केट उसके लिए खुल रहा है, उसका सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसा एक क्यों 5 मेडल पहन के जाओ, घूमो, पूरा टांग लो यहां से वहां तक मेडल, घूमते रहो, मार्केट खोल दो, घूमते रहो। मैं आपको खबरें दिखाता हूँ, फिर भाव को लाएंगे। खबरें लाइए, एक बार फटाफट खबरें दिखा देते हैं, फिर हम आगे चले। दिखाइए भैया, एक एक करके हेडलाइन लाइए। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान, नॉर्वे ने द ग्रैंड क्रॉस से नवाजा। आगे चलिए, गिनती भी सब बता रहे हैं, आगे चलिए देखिए। सब हिंदुस्तान, न्यूज नेशन, ये टेलीविजन, अखबार जितने टॉप है सबको मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं दिखा दूं। पीएम मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, अब तक 32 अवार्ड मिल चुके। और आगे बढ़िए। पीएम की यूएई यात्रा तेल संकट से दिलाएगी राहत, बीजेपी ने स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान को बताया ऐतिहासिक। देखिए, तेल संकट से भी राहत मिल गई, सब मिल गई भाई, मौज करो। अरे यूएई अपना घर नहीं बचा पा रहा है, हमें राहत क्या देगा? होरमुज खुल जाए तो तुम्हारे साथ दिक्कत ही सब खत्म हो जाए। होरमुज बंद है तो तुम यूएई नहीं, तुम जिससे मन करे जाओ अमेरिका से डील कर ले आओ। जब तेल आने का रास्ता हो तब तो आएगा तेल। देश को मूर्ख बना रहे। यूएई मोदी गए और तेल संकट खत्म हो गए, राहत मिल गई। आगे चलिए। पीएम मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान, दुनिया से मिलने वाला 32वां बड़ा अवार्ड। और आगे चलिए, आज तक है, सब देखते रहिए, झलक देखिए। ये टाइम्स नाउ नव भारत। 32वें ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हुए पीएम मोदी, नॉर्वे ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। पूरा लिख दिया कि ज्यादा नंबर इसको मिल जाए। चलिए, हाँ, ये किसी पीछे रहे। पीएम मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से हुए सम्मानित। हाँ, बराबर नंबर चाहिए इनको भी, अंबानी जी का बराबर नंबर चाहिए। हो गया, हो गया हेडलाइन सब। ये देख लिया आपने सब हेडलाइन। अब हेडलाइन देख लिया आपने, मैं सीधे, अब नॉर्वे आपने देख लिया, अब जरा नीदरलैंड चलेंगे। नीदरलैंड और फिर स्वीडन की भी चर्चा आई जाएगी। भाव को पहले तुरंत स्क्रीन पर ले आइए और फिर हम आगे बढ़े चर्चा। स्वागत है भाऊ। इस खबर पर आपकी विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है, लेकिन पहले जरा फोटो तो देखिएगा। ये फोटो देखिए, भारत में क्या चल रहा था। हेग बन गया है भारत की दोस्ती का प्रतीक। ये नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ सब जो कॉमेडियंस हैं और तमाम यूट्यूब वाले, ये सब ये चला रहे थे, हेग बन गया है भारत की दोस्ती का प्रतीक। आगे चलिए अगला। नीदरलैंड के नेता भारतीय प्रवासी समुदाय की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आर भारत है। अब खबर पर आ जाए, अब खबर पे आइए। ये वायर ने खबर लगाई, मोदीज नीदरलैंड्स विजिट इज कलर्ड बाय डच पीएम्स रिमार्क्स ऑन राइट्स इन इंडिया। जो मोदी का नीदरलैंड का दौरा हुआ, ये डच प्रधानमंत्री के भारत में अधिकारों को लेकर के जो टिप्पणी थी, उसके रंग में पूरा रंग गया। इंसिया हेमानीज केस, ये इंसिया हेमानी का केस क्या है हम आपको बताएंगे। इस केस की भी चर्चा वहां पर हुई। अब जरा हिंदी में आपको कुछ झलक बता देते हैं, फिर मैं पूरी रिपोर्ट बता दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान एक डच पत्रकार ने संयुक्त प्रेस वार्ता न होने पर सवाल उठाया था। इसमें मीडिया की आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर डच प्रधानमंत्री की तरफ से जताई गई चिंताओं का जिक्र किया गया। संयुक्त प्रेस वार्ता मतलब कि दो प्रधानमंत्री, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और भारत के, दोनों एक साथ करते हैं। और नॉर्मली होता है, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के कहीं भी दौरा होता है तो उनका एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस में, वहां मोदी जी मना नहीं कर सकते, वहां तो जहां खड़ा कर दे ट्रंप खड़े हो जाएंगे। यहाँ इनको पता था कि यहाँ खतरे से खाली नहीं है, तो पीसी नहीं किए, वही सवाल हो गए। फिर डच प्रधानमंत्री रॉब जेटेन ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले भारत में हो रहे घटनाक्रमों पर चिंता जाहिर की। जेटेन ने डच अखबार डी वॉक्स क्रांट से कहा कि डच सरकार को सिर्फ प्रेस की आजादी को लेकर ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के भी चिंता है, जिन पर वहां काफी दबाव है। यानी सवाल तो प्रेस की आजादी पर थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा नीदरलैंड के कि सिर्फ उनकी चिंता प्रेस की आजादी को लेकर नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो कुचला जा रहा है उस पर भी बहुत चिंता है मुझे। उन्होंने कहा ऐसे मुद्दे भारत के सामने नियमित रूप से उठाए जाते हैं। यानी भारत के सामने दुनिया बार बार ये कह रही है कि आप अपने देश को दुरुस्त करो। आगे चलिए।
अब इस पर जो जवाब आया भारत का, करारा जवाब है, ये बहुत करारा, मुंहतोड़। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज, इन्होंने जवाब दिया है मोदी जी के इस बेइज्जती पर। उन्होंने कहा भारत की आलोचना अक्सर देश के सामाजिक और लोकतांत्रिक ताने बाने के बारे में अधूरी जानकारी के कारण होती है। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के सवालों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछने वाले व्यक्ति में समझ की कमी होती है। आगे चलिए जरा, और आगे इनका जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा है जॉर्ज सीवी ने? जॉर्ज ने भारत में दूसरे धर्मों की मौजूदगी की ओर इशारा किया और कहा कि यहूदी समुदाय इस देश में 2500 साल से भी ज्यादा समय से बिना किसी उत्पीड़न के रह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईसा मसीह के फिर से जी उठने के तुरंत बाद ईसाई धर्म भारत आया और फलता फूलता रहा। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के समय में ही भारत आया और खूब फला फूला। आगे चलिए। ये तो सब लोग कह रहे हैं, 2014 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, ये तो हम भी कहते हैं। हाल ही में हमारे यहाँ चुनाव हुए, आपको यह जानना चाहिए, मतलब ज्ञानेश कुमार ही वहां भी प्रचार जरिया है। आपको यह जानना चाहिए कि लोगों की भागीदारी का स्तर क्या था। 90% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला, यही भारत की खूबसूरती है। आगे डॉट 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 हम बता देते हैं डच लोगों को, दुनिया भर को बता रहे हैं कि 27 लाख लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, नाम ही उड़ा दिया गया था। आगे चलिए। ये सब अच्छा, ये बेसिकली ये जो जवाब है, ये जवाब डच प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, ये भारत के कॉमेडियंस के लिए था। डच प्रधानमंत्री, उनका होमवर्क बहुत मजबूत रहता है। अगर उनसे बोलते तो 27 लाख में बता देते कि हम तो चिंतित इस बात पे भी है कि आप लोग वोट काट दे रहे हो, ज्ञानेश कुमार को एक बैठाए हो, वहां पे कोई है ज्ञानेश कुमार। ये पूरी कहानी है। मैं इसके बाद अभी वो जो इंसिया वाला केस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसकी वहां पर चर्चा खूब हो रही है। लेकिन भाऊ, मुझे लगता है कि पिछले काफी वक्त में, वो एक बार ट्रंप ने बेइज्जत किया था पीसी में खड़ा करके, बगल में व्हाइट हाउस में बुला करके, ब्रिक्स इज डेड नाउ और ये वो दुनिया भर की बातें, टैक्स टेररिस्ट और सब बोल दिया था। उसके बाद नीदरलैंड ने सबसे बड़ी बेइज्जती की। अब हालांकि इस अपमान में सच्चाई, बगैर सच्चाई के थोड़ा ना, जहां धुआं है वहां आग होगी। नहीं आशीष, आपको क्या लगता है अमेरिका में कोई चीज हो जाती है और हमें पता पड़ती है, वहां ईरान में हार्मुज के ऊपर प्लेन गायब हो जाता है और आधे घंटे के अंदर हम प्रोग्राम करते हैं। सूचना तंत्र बहुत प्रगल हो गया है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरे विश्व को पता पड़ता है भारत में क्या हो रहा है। क्रिसमस के समय भारत में जो उधम हुआ, जो चर्चों पे हमले हुए, जो मॉल पे हमले हुए, क्रिसमस मनाने नहीं दिया गया, क्या ये लोग देखते नहीं है? क्या ये लोगों को मतलब अमेरिका में तक इसके रिएक्शंस हो गए, तो नीदरलैंड को समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी जब ये कहते हैं कि ईसा मसीह के बड़े फल फूल रहे, कहाँ फल फूल रहे, कहाँ फल फूल रहे? क्रिसमस मना सकता है कोई यहाँ पे? प्रधानमंत्री तो जाके चर्च में बैठते हैं और अपना संबंध निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन बाकी जगह पे क्या हो रहा है? ये जो उधम मचा रहे हैं, अरे किसी मुसलमान में बाबा लिखा शब्द दुकान के ऊपर, तो वहां गुंडे पहुंच जाते हैं। उस मुसलमान की मदद करने वाले हिंदू का आउटकास्ट किया जाता है। कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, ये फ्रिज में घुस घुस के देखा जाता है। जब काऊ बेल्ट में चुनाव होते तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया मांस मच्छी वीडियो बना बना के खाते हैं और हमको सनातनियों को जानबूझकर हमारे नमक पे मैंने जाकों पे नमक छिड़कते हैं। और बंगाल में मछली भात के वीडियो डाले जाते हैं खाते हुए। बंगाल में मछली चलती है, नॉर्थ ईस्ट में गाय चलती है, गोवा में गाय चलती है, बाकी देशों में बाकी जगह पे गाय गो माता है। आपके गौशाला में सैकड़ों गाय मर जाए तो ठीक है, वो गोहत्या नहीं है। जो मॉब लिंचिंग हुआ, क्या हुआ? वो जो हेट स्पीच पे बोला जाता है, क्या है वो?
क्या यहां से खबरें बाहर नहीं जाती? यदि बाहर की खबरें आपके पास आती है तो आपकी भी खबरें बाहर जाती होगी। और इसी खबरों को लेके जो लोकतंत्र के लिए जो मानवीय संवेदना जिनमें जिंदा है वो सवाल उठाते हैं ऐसे कि आपके देश में ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को पूछा तो प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया, ये तो प्रधानमंत्री तो ओपनली जवाब दे देना चाहिए था। आप ये कहते हो कि उनकी समझ कम है, ये आप भारतीय लोगों को बता रहे हो। या मुसलमानों और क्रिश्चियनों की क्या स्थिति है कि क्रिश्चियन फादर को उसके परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ जलाया जाता है और जलाने वाले मुजरिम बाद में फिर उनको चुनाव लड़वाया जाता है। ये दिखाई नहीं देता। यार ग्राहम स्टेन्स से लेके और बिल्किस बानो तक ये जिंदा, मतलब ये गवाह जिंदा, मतलब भले नहीं ग्राहम स्टेन्स अब जीवित है लेकिन ये जिंदा सबूत हैं। क्या इसका बिल्किस बानो का केस पूरे विश्व में नहीं पढ़ा गया? मैं इसीलिए कहता हूं कि जब ये उधम मचाते हैं यहां पे क्रिसमस के दिन, तब ये भूल जाते हैं कि लाखों करोड़ों भारतवासी बाहर हैं, वो भी दिवाली मनाते हैं, वो भी दशहरा मनाते हैं, वो भी रामनवमी मनाते हैं। यदि आपके जैसी सोच अलग अलग देशों में हुई, आप तो सोनिया जी के खिलाफ पीछे पड़ गए थे, विदेशी है विदेशी है। और इंग्लैंड में जब प्राइम मिनिस्टर बनता है भारतीय दामाद, तो बड़ा उत्साह होता है यहाँ पे, भारत मूल का, भारत मूल का। जब भारत मूल के लोग वहां सीईओ बनते हैं बड़े बड़े कारपोरेशन में, तब तो बड़ी इतराते हैं आप। और यहां पे कोई हो तो आपका सनातन धर्म खतरे में आ सकता है। उनका क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म कभी खतरे में नहीं आता यदि वहां मंदिर बनता है तो। सवाल खतरा मोदी सरकार को होता है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को होता है। उनको दिखाई देता है कि लोग समझदार हो गए तो हमको 2 मिनट के अंदर सत्ता से बेदखल करेंगे। इसलिए सनातन धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। इन मूर्खों को पता नहीं कि बाबा ये शब्द ही अपने आप में संस्कृत का नहीं, तर्की शब्द है ये। हिंदू ये शब्द भी हिंदी का है ही नहीं, हिंदुस्तान ये फारसी का शब्द है। और ये जो सिंधु नदी से सिंधु संस्कृति वाले लोग कहे जाते थे, वो अपभ्रंश से हिंदू हो गया। किसी रामायण महाभारत में कई हिंदुइज्म, हिंदू नाम का शब्द नहीं है, जिक्र नहीं। इन कुपढ़ों ने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं तो ये होगा। हमारे प्रधानमंत्री को 10 जगह पूछा जाएगा। ये तो बाहर इसलिए आया कि उस प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैंने ये पूछा। बाकी जगह भी पूछा होगा, लेकिन अंदर की जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नहीं मैं चौराहे पे नचवाया थोड़ा आके, झलक दिखाई, कैसा ठुमका लगा अंदर। पूरी रिपोर्ट ही मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ अब नीदरलैंड का मामला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पामेरियन पाल के रखे एंकर और एंकरनिया, इनको थोड़ी सी बादाम भी खिलाया करो। सुबह सुबह पार्ले जी के बिस्किट डाल देते हो पूछ हिलाने के लिए, उससे इनका दिमाग तेज नहीं होगा। नहीं तो कोई ये खबर नहीं चलाता, करारा जवाब दिया। ये खबर ही गायब हो जाती तो भी इज्जत रह जाती। हमें भी नहीं पता चलता, ये करारा जवाब की वजह से देश में रहता है। और एक कोई तो भी अधिकारी उठ के जवाब देता है। प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब दे देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब समझ में आ गया, प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कैंसिल इसलिए की वहां पे। इन सवालों का जवाब क्या दोगे? लोग गिनवाएंगे उनको। इस शहर में, इस शहर में, इस शहर में, इस शहर में क्रिसमस पे हमले हुए, बताइए आप क्या करोगे?
मैं खाली ऐसे आपको सतही एग्जाम्पल दे देता हूं। जब 2 खबरें मैंने अभी भेजी, सतही एग्जाम्पल मुझे जुबानी गिनवा दूं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ लगाया, और बरेली में इसी तारीख क्रिसमस की बात है, और इसी क्रिसमस पर हाँ। हमने 2 प्रोग्राम किए थे। हमारे पास अट नहीं रही थी खबरें कि आधे घंटे में हम कितनी खबरें ले, तो 2-2 करना पड़ा था। अगली लाइए, अगली लाइए। ये छत्तीसगढ़ का मामला, यहाँ पर आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, मैं बता दूंगा वैसे हल्के उसमें। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरल की 2 नन को जमानत, पीड़ित बोली पीट पीट कर बयान दिलवाया, दुर्ग से दिल्ली केरल तक बवाल। पढ़िए 9 दिन में अब तक क्या क्या हुआ, हटा दीजिए। ये नन थी, जा रही थी, और इनको छत्तीसगढ़ में ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नाम पर ये लफंडरों ने स्टेशन से इनके साथ बदतमीजी की, इनको लेकर के। अच्छा कौन? वो लेकर के थाने गए, थाने ले जाकर के इन पर एफआईआर करवाया। ये जेल चली गई बेचारी, ये जेल चली गई, और उसके बाद इनसे क्या क्या कबूलनामा करवाया वहां पर। जब बाद में खुला था कि पुलिस थाने के भीतर उन सब ने मारपीट करके इनसे कबूलनामा करवाया कि तुम कबूलो ये कर रही हो। ये पूरे दुनिया को, ये नन वाला पूरी उनके दुनिया। ऊपर आदिवासी ट्रैफिकिंग का और धर्म परिवर्तन के लिए लोग ले जाने का आरोप लगाया था। हाँ। वो बेचारी अपने चर्च से निकल के केरल जा रही थी। और इनको छोड़ा क्यों? वो अभी छोड़ा इसलिए क्योंकि केरल में ये जो है मुस्लिम, वहां पे हिंदू नहीं, वहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियन की सियासत कर रहे हैं, तो क्रिश्चियंस को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, उनको मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए केरल का दबाव पड़ा, तो इन्होंने वो नन को छोड़ा, क्योंकि केरल में चर्च के करीब जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए पूरी दुनिया में थू थू हुई। क्या आप बताओगे? आपको मैं बताता हूँ पूरी खबर। ये सिर्फ नीदरलैंड का मामला नहीं है भाऊ। क्या कहा आप स्टेटमेंट सुनिए, पूरा यूरोपियन यूनियन भारत को लेकर चिंतित है। ये जो है डच प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास कैट स्विस में आयोजित रात्रि भोज से पहले, रात्रि भोज जो आना था, मोदी जी पहुंचे हुए थे, नीदरलैंड में थे और रात्रि भोज में आना था। रात्रि भोज से पहले ज्वाइंट पीसी ये नहीं गए, तो जेटन ने स्थानीय पत्रकारों से भारत के बारे में बात की, जहां उनसे भारत के साथ संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछा गया। 2 प्रमुख डच समाचार पत्रों डी वोक्सक्रांट और एनआरसी की रिपोर्ट के अनुसार मोदी के कैटस्वीट पहुंचने से ठीक पहले जेटन ने पत्रकारों से कहा कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा के नेतृत्व में भारत में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में चिंताएं हैं। ये लाइन सुन लें इस देश में सभी लोग। राष्ट्रवादी भाजपा के नेतृत्व में भारत में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देश सबको चिंता है। डी वोल्क्रांट के अनुसार जेटन ने कहा कि यह केवल प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी है, जो गंभीर दबाव में है। यह मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है, लेकिन अन्य कई छोटे समुदायों पर भी लागू होता है। उन्होंने आगे कहा कि चिंता इस बात की है कि भारत किस हद तक एक समावेशी समाज बना हुआ है, जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। जेटन ने कहा कि ये चिंताएं भारतीय सरकार के समक्ष नियमित रूप से उठाई जाती रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौता व्यापारिक संबंधों के साथ साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। इंसिया जैसे बेहद व्यक्तिगत मामले से लेकर भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र एवं कानून के शासन को मजबूत करने जैसे व्यापक मुद्दों तक बातचीत होगी। एनआरसी ने बताया कि जेटन ने प्रेस को बताया कि उन्होंने हाल ही में 2016 में अपने पिता द्वारा भारत में अपहरण की गई डच लड़की इंसिया हेमानी की मां से बातचीत की थी, और इस बातचीत ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। उप प्रधानमंत्री एसिल गोज ने शुक्रवार को कहा था कि नीदरलैंड भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमें एशिया के लिए एक समाधान ढूंढना होगा। मतलब मानवाधिकार, हम व्यापार ठीक, लेकिन व्यापार बगैर मानवाधिकार नहीं। बातचीत के बाद एक्स पर एक पोस्ट में जेटन ने प्रेस की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी चर्चा होर्मुज जल डमरू मध्य की बंदी,
ऊर्जा की कीमतों और इंसिया का मामला शामिल था बातचीत में। एनआरसी ने बताया कि जब बाद में दोनों नेताओं को कैमरे के सामने कैटस्वीट उद्यान से गुजरते देखा गया तो जेटन ने लान पर नवजात हंस के बच्चों की ओर इशारा किया। इसके अलावा डच मीडिया में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पर इंसिया का मामला हावी रहा। खबरों के मुताबिक डच नागरिक इंसिया को सितंबर 2016 में 2 साल की उम्र में उसके पिता शहजाद हेमानी द्वारा रची गई साजिश के तहत एम्स्टर्डम में उसकी दादी के घर से जबरन अगवा कर लिया गया और जर्मनी के रास्ते भारत लाया गया। डच अदालत द्वारा उसकी मां नादिया राशिद को उसकी कस्टडी दी गई थी, लेकिन लगभग 1 दशक से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है बच्ची से। ये मामला भी उठाया गया है कि भारत 1980 के हेग कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और इस मामले को लगातार राजनयिक वार्ताओं में उठाया जा रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इस पर भी मोदी से फिर से बातचीत की गई है। सोचिए, गए थे डंका बजाने और क्या क्या करके आए हैं वहां से। डंका बजवा के आगे हाँ, देखिए उसने आशीष, एक बात तो है कि हाँ, यूरोपियन यूनियन हो या हाँ, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हाँ, वहां पे भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। देश में क्या चल रहा है भारत में, इससे कोई विश्व में ये नहीं है। हमारे यहाँ वांगचुक को जेल हुई, उसके रिपरकेशंस पूरे विश्व में उड़े हैं। पूरे विश्व के अखबारों ने वांगचुक के अरेस्ट पे लिखा है। वांगचुक का अरेस्ट एक मानव अधिकारों का हनन था। जब आप उसके खिलाफ चार्जेस ही नहीं थे तो आपने जबरदस्ती उसको 70 दिन जेल में क्यों रखा? उस पुलिस अधिकारी को आपने सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, जिसने ये किया है? नहीं, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी भी ऊपर से आदेश ले रहा था। वो कैमरे बोल रहा था कि हमारे पास बहुत सबूत है पाकिस्तान के लिंक के। हाँ, ऐसे सबूत होते, ऐसे ईडी के पास सबूत होते हैं, हाँ, ऐसे सीबीआई के पास सबूत होते हैं, ऐसे ही ज्ञानेश कुमार के पास भी सबूत है, बस इनके पास होते हैं, न्यायपालिका के सामने नहीं लाते हैं। ये जानते हुए भी ये कोई भी कूड़ा कचरा न्यायपालिका के सामने दे तो न्यायपालिका हाँ कह देगी, लेकिन वो भी नहीं है, फर्जी भी नहीं है, वापस ले लिए। तो ये जब चर्च पे हमले होते, चर्च ने अपने आगे विश्व के जो उनके संगठन है उसमें लिखा होगा, वहां चर्चा हुई होगी। तो इसीलिए जब जब आप यहां उधम करोगे सनातन के नाम पे, तब तब देश का प्रधानमंत्री बाहर बेइज्जत होगा। एक करारा जवाब वगैरह जो है ना, ये सिर्फ खुद ही लिखो और खुद ही बाँचो वाली बात है। खुद लिखो, खुद बाँचो और खुद ही अपनी पीठ थपथपाओ। इसको करारा जवाब नहीं बोलते। प्रधानमंत्री बोले उनकी समझ कमजोर है। समझ कमजोर है तो काहे मिलने गए तुम उनसे? समझ कमजोर है तो उन्होंने बोला कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे, तो वो समझ कमजोर, तब समझ ठीक हो जाती है। मतलब पूर्ण रूप से देश को मूर्ख बनाना। मैं आपको इसमें और चीजें, और भारत के प्रधानमंत्री का डंका कैसे बजता है वो मैं आपके सामने कुछ डेटा के जरिए बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बहुत सारे भक्त कहेंगे ना कि वहां पर सवाल उठा तो आप लोग बिलबिलाने लगे, और स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है तो आप लोग बता ही नहीं रहे हो। स्वीडन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। दरअसल मोदी कोई सम्मान नहीं देता है, इस बात को समझिए। सम्मान अर्जित करना पड़ता है, वो अर्जित नहीं किया उन्होंने। सम्मान मिलता है कि भारत से आया है, क्या क्या लेके आया है और क्या क्या हमसे लेता है। स्वीडन और नीदरलैंड दोनों में फर्क क्या है? स्वीडन के साथ हमारा जो इंपोर्ट है, जिसने हमको सर्वोच्च सम्मान दिया है, हम 2.2 बिलियन उससे इंपोर्ट करते हैं। 2.2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं,
और $1.2 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। जो है स्वीडन हमारे देश में मतलब $1 बिलियन का हमसे ट्रेड सरप्लस लेता है। मतलब हम हर घाटे साल में हैं, हर हम साल घाटे में। $1 बिलियन के सिर्फ मार्च 2026 में $25 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है स्वीडन के साथ। ट्रेड डेफिसिट स्वीडन के साथ कहीं पर भी सम्मान का एक लाइन की बात जानिए, व्यवहारिक बात करते हैं और नहीं, भारत के बाद आपने सही बात आशीष जी, मुझे लगता है वो उदाहरण फिर से आप एक बार दोहराइए। आपने बताया था कि शादी का बस्ता लेने जब जाते हैं कपड़े की दुकान पे, वो उदाहरण बताया था, वो एक बार फिर से बताइए। हाँ, शादी कहीं भी हमारे यहाँ, हम तो अब देखें हमारे यहाँ है जो है कपड़े की दुकान साड़ी उड़ी की, वो बहुत पहले 30 साल पहले छोटी सी थी, अब उसने 3 जगह 3-3 मंजिला बना लिए हैं। शादी उसके यहाँ अब तो आम आदमी जा ही नहीं पाता खरीदने के लिए। तो शादी जब सीजन आता है तो पूरा परिवार आता है। अब शादियों में 100 साड़ी, 150, 200 साड़ी खरीदनी होती है। पता चला कि 4 लाख की, 5 लाख की साड़ी खरीद के ले गए। 5 लाख की साड़ी खरीदने वाले को वो बैठाता है बकायदे, मतलब वो लंच वंच भी पूछ ले, कोल्ड ड्रिंक, बच्चा अगर पता चला साड़ी पे ही कहीं पानी गिरा दिए, कोई बात नहीं, हम साफ कर लेंगे। और एक साड़ी वाले को जा करके पूछते पूछते थक जाइए, पूछते पूछते। और दुनिया की बात क्यों, साड़ी की नहीं, हम ही कई बार थोक दुकान पे गए हैं और हमने, जैसे हमको एक साल वहां भीड़ लगी है, कई बार क्या होता है, पत्नियां आप जान रहे हैं, वो कहती है वहां सस्ता मिलेगा, थोक में मिलता है और लेना एक है, इनको ले चली गई। तो वहां से मुझे वापस लेके आना पड़ता है क्योंकि वो लोड ही नहीं लेते हैं। तो हम कहते हैं देखो लोड नहीं ले रहा है, हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे भाई, ये लोड नहीं ले रहा है। तो वही बात है कि मोदी जी जो है, मोदी जी उन सब के लिए वही खरीदार हैं जो हमेशा शादियों की साड़ी खरीदने आते हैं। तो क्या चाहिए तुम्हें, मेडल लो, जेब में खोस देते हैं मेडल, गले में पहनना है गले में पहना देते हैं, हाथ में पकड़ना है, हाथ में। इजराइल ने तो एक नया अवार्ड इजाद किया, हाँ, सिर्फ मोदी जी के लिए। हम्म, एक 150 रुपए का मेडल खरीदा, उसका एक नाम दिया और मोदी जी का सम्मान किया। इसके पहले किस किस को दिया, किसी को नहीं दिया, आगे किसी को देने जा रहे पता नहीं, और अपना काम करवा लिया, अपने को बाप बुलवा लिया, बेटा पैदा कर लिया। कौन को, मैं एक बार, मैं खाली आप कल्पना करिए, कुवैत, मोदी को किस किस देश ने सम्मान दिया है? कुवैत ने दिया। कुवैत से एक तरफा हमारा जो है व्यापार है, होता है, एक तरफा व्यापार। कुवैत से पूरा का पूरा हमारे देश में भरा जाता है ऑयल, पूरा। यूएई है, यूएई जो है हमारे देश में तेल गैस सब कुछ देता है। और कौन है? इजराइल है। इजराइल हमें कुछ देता है, उससे अलग महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल को मोदी जैसा एक, अरे बाबा, इजराइल ने तो एक बेटा पैदा किया एक सस्ते मेडल में। हाँ, ये आप सूची देखेंगे तो सूची, स्वीडन ने भी दिया, अमेरिका दिया, फ्रांस दिया। राफेल हम लेते हैं फ्रांस से, तो मतलब बहुत भयंकर सौदा है। राफेल कंपनी में बैंकरप्ट हो रही थी, सऊदी भारत के अरब दिया, ऑर्डर से उनको जीवन मिला। हाँ, सऊदी दिया है, यूएई दिया है, बहरीन दिया है। जिन देशों से, मैं एक बात, रूस दिया है, अमेरिका दिया है। जो देश, इन देशों में जहां जहां से सम्मान भारत को मिला है, मैं एक बार कहूंगा, मैं भी होमवर्क और करूंगा और दर्शक भी करें, इन देशों में से किस देश के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस प्लस में है, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस? कि जो हमसे ज्यादा खरीदता हो और हम उससे कम खरीदते हो। एक ही देश था जो हमसे ज्यादा खरीदता था और हम उससे कम खरीदते थे, वो अमेरिका था। हाँ, उस अमेरिका ने बुलाया, पैरों का जूता निकाला, दे दनादन, दे दनादन, और बोला कि तुम ये नहीं चलेगा, अब तुम हमसे विमान भी लोगे, पेट्रोल भी लोगे, सब आप हमारे से खरीदी बढ़वाओ, ये इकट्ठा एक साड़ी के लिए मत आओ। 2-3 बार देख लिया हमने, आते हो बड़े बड़ी बात करते हो और एक साड़ी लेके जाते हो। अब इस बार बैठो, जब तक 100 साड़ी लेंगे नहीं, उठने नहीं देंगे।
दुकान में ही बोले बांध अभी लिया है। हमारे यहाँ कोई शादी भी नहीं। अरे किसी और के यहाँ शादी हो तो उसके दो, लेकिन ले जाओ यहाँ से। और साड़ियां थमा दी अपने को। वो एक इकलौता अमेरिका जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में थे, और उसने भी पलट दिया पूरा का पूरा खेल, और हम इनाम लिए घूम रहे हैं मोदी जी के गले में। हमारे यहाँ फिर एक एग्जांपल से खत्म करूंगा। हमारे यहाँ सब्जी, हमारे ये मैं हमेशा कहता हूँ, नथिंग कम फ्री, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। एक कहावत, कोई भी चीज फ्री की नहीं होती, सब कॉस्ट आता है। जब आपको कोई कहता है कि 3 साबुन की वड़ी लेने पे एक तुमको वॉशिंग पाउडर फ्री जाएगा, वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री नहीं है दुकान वाले की, वो वॉशिंग पाउडर का पैसा तुम्हें में वो साबुन में से निकाल लेता है, और वॉशिंग पाउडर का लालच देके तुमसे साबुन खरीदवाता है जबरन। वैसा ही मोदी जी को एक मेडल का लालच देते हैं, बहुत सारा माल अपने सर पे थोपते हैं, हम मेडल लेके आते हैं, हम बिजनेस लेके नहीं आते। अमेरिका का राष्ट्रपति चीन जाता है तो बिजनेस लेके जाता है, वो बिजनेसमैन को लेके जाता है। वहां हमारे प्रधानमंत्री अनिल अंबानी को लेके जाते हैं, एफ्स्टीन का दोस्त, और उसको प्लेन दिलवाते, उसका प्लेन का काम दिलवाते हैं जिसने कभी खिलौने का प्लेन नहीं बनाया। या फिर अडानी जी को ले जाते हैं, कोई भी धंधा हो तो। लालच भी कोई नहीं है। मोदी जी को पता है कि हम सब सौंप के आएंगे, वो इसलिए कहते हैं कि आज सब सौंप रहे हैं, हम वहां जाके क्या दिखाएंगे। तो कहता है लो, नहीं ना, जाके दिखाना, तुम्हारे देश वाले तो उसमें खुश हो जाएंगे। तो मोदी जी कहते हैं हाँ, इतना बहुत है हमारे देश में खुश होने के लिए, ये गले में पहन लो, टांग लो खूब सारा। हमारे यहाँ, हालांकि मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन हमारे पिताजी बताते थे कि कहीं वो रिलेटिव भी थे हमारे, वो मानसिक रूप से जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो सब्जी मंडी में जाते थे तो आलू आलू उठा करके माला बना के पहन लेते थे। मुझे याद आ गया, बस इसीलिए बताया हूँ। वो जो मिलता था, परवल मिला तो परवल जो है धागे में लगा के माला बना के पहन लिया, आलू मिला तो आलू पहन लिए, जो नेनुआ तरोई मिलता था माला बना के पहन लेते थे। उनको लगता था कि वो सारा मेडल पहन रहे हैं। तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसको मोदी जी पे नहीं। मोदी जी मानसिक शारीरिक रूप से हम सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।